आप कहते हैं कि दिल्ली के मालिक वो हैं, लेकिन जब भी वो कोई काम करने जाते हैं आप एलजी को आगे कर लेते हैं, जीएनसीटी एक्ट आप ले आए, दिल्ली सरकार की आधिकारिक पावर्स तो आपने छीन ही लिए, तब आप दिल्ली सरकार से ये सवाल कैसे कर सकते हैं? सवाल बहुत बड़ा है सर कि जिस वक्त देश की राजनीति को एक साथ एकजुट होकर कोरोना काल में लड़ना चाहिए, उस वक्त आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है। दिल्ली में 7 सांसद आपके हैं, निगम में आपकी सरकार है, तो भी दिल्ली की ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है कि लगातार आम आदमी पार्टी आप पर हमला हो रही है? और निगम में आप थे जब केंद्र में कांग्रेस थी, जब दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस थी, तब भाजपा को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के समय में जब दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है और आप केंद्र में और निगम में, तो आपको बड़ी समस्या हो रही है। आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है, जबकि उन्हें इस वक्त में कोलैबोरेटिव या कोऑपरेशन फेडरलिज्म की तरफ जाना चाहिए? दिल्ली के अंदर सबसे पहली बात आपको भी समझनी होगी कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टेट सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, और स्वास्थ्य वैसे भी कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा है। यानी कि तो जब स्वास्थ्य कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा है, देश के अंदर एपिडेमिक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट चालू है, तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। दिल्ली में जहां गर्मी लगातार अपना तापमान बढ़ा रही है, वहीं कोरोना से हो रही मृत्यु भी लगातार दिल्ली की सियासत का तापमान बढ़ा रही है। दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी है, जिसका कहना था कि उसने पिछले 6 वर्षों में वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम जनरेट किया है। कोरोना के दौरान हमने देखा कि वो वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम किस तरीके से धरातल पर था, ज़मीन के अंदर था, क्योंकि दिल्ली के अंदर हर दिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, रेमडेसिविर की कमी थी, और भी बहुत सारी ज़रूरी संसाधनों की कमी थी। और इस बीच में हमको देखने को मिली दिल्ली की सत्ता में बैठे आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा एक निरंकुशता, एक ऐसी बयानबाजी जिसने दिल्ली की जनता का मोरल डाउन किया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी सभी जिम्मेदारियों को भारतीय जनता पार्टी पे खिसकाया। आज मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट में ये बताया है कि अमेरिका की 50% आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। दिल्ली में या भारत में ऐसा दिन कब आएगा? मनीष सिसोदिया की सीट है पटपरगंज। पटपरगंज की ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या डिप्टी सीएम अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सुध लेने के लिए पहुंचते हैं? ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। मेरे साथ मनीष सिसोदिया जी के ओपोनेंट में जिन्होंने तगड़ी टक्कर दी थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी, जिन्हें जनता रवि नेगी के नाम से जानते हैं, वो हैं। रवि नेगी जी, पहला सवाल मेरा इसी चीज़ से रहेगा, ग्राउंड पर आपकी विधानसभा में चूँकि आपके एमएलए हैं मनीष सिसोदिया, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है? पहले तो नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। रवि नेगी हूँ, पटपरगंज विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ा था 2020 में जी। और जहाँ तक सिसोदिया जी का सवाल है, सिसोदिया जी लगता है मुझे कि पिछले 6 साल से यहाँ विधायक हैं और तो क्षेत्र की जनता से नदारद रहते हैं। और पिछले 1.5 साल से जो लगातार ये कोविड काल में जब जनता को क्षेत्रीय विधायक की जरूरत थी, तो क्षेत्रीय विधायक कई क्षेत्र में नजर नहीं आया। लगातार चाहे अभी सेकंड लहर का मामला हो, चाहे फर्स्ट लहर जो आई थी उस टाइम का मामला हो, जनता बड़ी त्रास्त है, क्योंकि जनता क्षेत्रीय विधायक कभी इनके बीच में इनके दुख दर्द इनके जानने की कोशिश कभी विधायक ने नहीं करी। सवाल बहुत बड़ा है सर कि जिस वक्त देश की राजनीति को एक साथ एकजुट होकर कोरोना काल में लड़ना चाहिए, उस वक्त आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है। दिल्ली में 7 सांसद आपके हैं, निगम में आपकी सरकार है, तो भी दिल्ली की ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है कि लगातार आम आदमी पार्टी आप पर हमलावर होती है? देखो, मैं आरोप प्रत्यारोप करना इनका जन्म से अधिकार बना लिया इन लोगों ने। ठीक है, ये अपना काम करते नहीं है, दूसरे काम में इनको हमेशा बाधा डालनी है। आज जब देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं बढ़िया बेखूबी से, अच्छी तरह से, पर एक दिल्ली ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये आए दिन कुछ ना कुछ आरोप करते रहते हैं, जबकि इनको अपना काम करना चाहिए। आज जनता जब जनता को इनकी जरूरत है, ये लोग क्षेत्र में जाते नहीं है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। 1 साल पहले जब इतनी भयंकर लहर थी, जब इनसे संभला नहीं तो इन्होंने केंद्र सरकार को बोला, अमित शाह जी को, तो अमित शाह जी के नेतृत्व में आईटीबीपी राधा स्वामी सत्संग 5000 बेड का तैयार किया और स्थिति फिर संभली। उसके बाद फिर दोबारा जब इनको पता था साल भर पहले ऐसी स्थिति है, तो इनको तैयारी करनी चाहिए थी, इनको ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी करनी चाहिए थी, इनको पीएम केयर फंड से 9 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड दिया गया। इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया, इन्होंने कोई आईसीयू बेड नहीं की व्यवस्था नहीं करी, इन्होंने कोई
आरटीआई के माध्यम से पता चला कि 1 साल के अंदर कोई नया वेंटिलेटर नहीं खरीदा। आप कुछ तैयारी में आपने कुछ तैयारी कर नहीं रखी थी। जब दूसरी लहर आई, जब लोग मरने का सिलसिला लोगों को बढ़ा, तो ये ठीकरा केंद्र में फोड़ने लग गए। स्टेट के मालिक आप हो, आप दिल्ली विधानसभा में कहते हो हम है मालिक, आप चिल्ला चिल्ला के कहते हो हम है मालिक, तो अब मालिक कहाँ गया? लेकिन यहीं पे तो रवि जी बड़ा सवाल उठता है ना कि आप कहते हैं कि दिल्ली के मालिक वो हैं, लेकिन जब भी वो कोई काम करने जाते हैं, आप एलजी को आगे कर लेते हैं, जीएनसीटी एक्ट आप ले आए, दिल्ली सरकार की आधिकारिक पावर्स तो आपने छीन ही लिए, तब आप दिल्ली सरकार से ये सवाल कैसे कर सकते हैं? देखो मैं बता दूं, ये जो एक्ट है आपको ध्यान होगा, ये शीला दीक्षित की सरकार में भी लागू था। शीला दीक्षित की सरकार में भी लागू था, और शीला दीक्षित की जब सरकार थी केंद्र में हम थे, और कभी भी आरोप सिर्फ 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए 2013 हाँ, जो भी था आप नहीं थे, माफ कीजिएगा, शुरुआती दौर में आप थे जब अटल जी थे। पर एक चीज बता दूं आपको, पर केंद्र में लगातार 10 साल वो थी कांग्रेस थी, और निगम में हम थे, निगम में आप कभी दिक्कत नहीं आई, हमेशा काम हुए। यही तो बड़ा सवाल उठता है ना कि निगम में आप थे जब केंद्र में कांग्रेस थी, जब दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस थी, तब भाजपा को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के समय में जब दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है और आप केंद्र में और निगम में हैं, तो आपको बड़ी समस्या हो रही है। आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है, जबकि उन्हें इस वक्त में कोलैबोरेटिव या कोऑपरेशन फेडरलिज्म की तरफ जाना चाहिए? देखो, डिक्टेटरशिप बिल्कुल नहीं है। आप मुझे ये बताइए, केंद्र सरकार कब कोऑपरेट नहीं कर रही? इन्होंने महाराष्ट्र में 22 करोड़ की आबादी है, वहां 220 एमटी ऑक्सीजन से पूरा महाराष्ट्र चल रहा है, पर ये दिल्ली में 900 एमटी की मांग रहे हैं, 900 एमटी मांग रहे हैं, और 730 एमटी इनको लगातार दी। इन्होंने पूरा जब सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, इन्होंने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है स्टेट में एक अच्छा बोलना, पर ये लगातार लोगों को पैनिक कर रहे थे, कह रहे थे 1 दिन की ऑक्सीजन बची है, 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। अरे जब हॉस्पिटल में लोग भर्ती हैं, आप पैनिक करोगे तो लोग तो अपने अटैक से मरेंगे। आपकी जिम्मेदारी है, आपको लोगों ने सत्ता में जिताया है, आप मैंडेट आप बहुमत से जीते हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी आपकी बनती है ना। आप केंद्र सरकार पर कैसे बोल सकते हैं? बार पूरा पैनिक कर दिया उन्होंने। दिल्ली के अंदर सबसे पहली बात आपको भी समझनी होगी कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टेट सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, और स्वास्थ्य वैसे भी कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा है। यानी कि तो जब स्वास्थ्य कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा है, देश के अंदर एपिडेमिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट चालू है, तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। नहीं, वो बात ठीक है आपकी। देखो, पीएम केयर फंड से लगातार आईसीयू बेड दिए गए, वेंटिलेटर दिए गए, मतलब केंद्र ने कभी भी दिक्कत नहीं करी। जब इन्होंने ऑक्सीजन मांगी, इनको ऑक्सीजन दी। और आपको ध्यान होगा, ऑक्सीजन जब दिल्ली पहुंची तो इनके पास टैंकर नहीं थे। बिल्कुल, अब ये टैंकर के बारे में कह रहे थे, इसका टेंडर करेंगे हम। अब यही चीज समझनी पड़ेगी ना, आपको भी ये चीज समझनी पड़ेगी। दिल्ली इंडस्ट्रियल राज्य नहीं है, फिर इनके पास कहां से टैंकर आएगा? आप सोचिए, 6 दिन लगातार ये ऑक्सीजन चला रहे। 7वें दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट के लिए कहा तो ये चुप हो गए। फिर ये कह रहे हैं हम पे बहुत सारी ऑक्सीजन है, हम पे ज्यादा ऑक्सीजन है। तो ये किस तरह की कालाबाजारी की गई? बिल्कुल कालाबाजारी की। इमरान हुसैन इनका लगातार चोरी कर रहे थे, आपने देखा होगा। यही आरोप तो गौतम गंभीर पे भी लगे, जो आपके सांसद हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया कि उनके पास जो जीवन रक्षक दवाई है फेविफ्लू, वो उनके दफ्तर में मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो दवाइयां केमिस्ट के पास नहीं मिल रही, वो गौतम गंभीर के पास कैसे आई? नहीं, गौतम गंभीर जीजीएफ उनकी कोई सांसद फंड नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, गौतम गंभीर फाउंडेशन है, पर उन्होंने लिया, उनको डोनेशन दिया लोगों ने। उन्होंने बाद में उनकी सफाई दी कि मुझे इमरान हुसैन ने भी सफाई दे दी। तो अगर इमरान हुसैन पर लगे आरोप जो हैं वो निराधार हैं, तो फिर गौतम गंभीर के ऊपर लगे आरोप भी निराधार हैं। लेकिन अगर इमरान हुसैन के ऊपर आरोपों में आधार है, तो क्या गौतम गंभीर के ऊपर लगे आरोपों में आधार नहीं है? नहीं, वो बात आपकी ठीक है। मुझे बताइए, इमरान हुसैन को तो हाई कोर्ट ने लताड़ा। हाई कोर्ट जब देश में बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी चल रही है, और आपका विधायक बोले आप ऑक्सीजन बांट रहा है, मतलब किस वजह से बांट रहा है? और आप पंजाब में जाके कह रहे हो कि हम पंजाब में ऑक्सीजन कमी होगी, हम पूरी करेंगे। हम पंजाब में घर घर हमारा कार्यकर्ता जाएगा। जब दिल्ली में लोगों को बेड नहीं मिल रहा, आईसीयू बेड, लोग मर रहे हैं, आपको पंजाब की चिंता हो रही है। आप ये बताइए, शीला दीक्षित की सरकार 20 नए हॉस्पिटल यहाँ बना गई थी। 2017 में 1750 बेड वाला हॉस्पिटल द्वारका में बन के तैयार रेडी है। आप मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, हम वहीं के हैं भी। साहिब सिंह वर्मा जी वो जमीन खरीदी थी, और उसके बाद शीला जी 2017 में तैयार, शीला जी की सरकार उसको कर गई थी चालू, और 17 में वो बिल्डिंग तैयार हो गई। और ऐसे 20 हॉस्पिटल हैं दिल्ली में जो तैयार होके खड़े हैं, पर आप लोग उन हॉस्पिटल को आप चालू नहीं कर रहे।
5,000 बेड की व्यवस्था उन हॉस्पिटलों में है। अगर वो हॉस्पिटल चालू होते तो कितने लोगों की जान बचती दिल्ली में। आपका जो काम है आप वो काम तो करिए। आप तो बस आपको किसी भी तरीके से मोदी सरकार को टारगेट करना है। आपने मोदी जी की कमियां बस 2 मिनट में आपने बोल दी नहीं है। आपको जब हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन के बोला तो ऑक्सीजन चुप हो गए। अब आप कहने लगे वैक्सीन वैक्सीन। लेकिन मोदी जी की कमियां तो गिनवानी पड़ेगी ना। इस वक्त में देश में बड़ा भाई कौन है? बड़ा भाई की भूमिका में तो केंद्र सरकार ही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अपने आप में बड़ा सवाल है कि दिल्ली के अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि 18 से 45 वर्ष की आयु के लिए वैक्सीन की भारी कमी है। वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो रहे हैं। तो ऐसे में तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि इन चीजों की आपूर्ति कराएगी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको जी। अभी जब ये आपदा आई देश में तो कोई हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। हम पोलियो की दवाई लाने में हमें 50 साल लग गए थे देश में। टीबी की दवाई लाने में 50 साल लग गए थे। पर कोविड की दवाई सिर्फ 1 साल के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस शक्तिशाली सरकार ने 1 साल के अंदर इसकी दवाई पैदा कर दी। रवि जी, मेरे को कभी कभी लगता है कि आप लोग शायद नरेंद्र मोदी पर कुछ ज्यादा ही आकांक्षाएं, आभार, ओजस्वी, तेजस्वी व्यक्त कर देते हैं, जिसका ये नुकसान होता है कि पूरी जो पॉलिटिक्स है वो उनके केंद्र में स्थापित हो रही है। अगर देखें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने ये दवाई बनाई वो तो कांग्रेस के समय में स्थापित हुई थी। उसका प्रचार प्रसार कांग्रेस के समय में हुआ था। अडार पूनावाला सीईओ भी 30 वर्ष की उम्र में बने थे। तो आज से 10 वर्ष पहले तो वो सीईओ भी बने थे कांग्रेस के शासन में। तो हर चीज का क्रेडिट अगर मोदी जी ले रहे हैं तो इतनी मौतों की जिम्मेदारी क्या मोदी जी को नहीं लेनी चाहिए? मेरे कहने का मतलब है अगर कांग्रेस के टाइम पे चीजें हुई तो कांग्रेस को 50-50 साल क्यों लगे ये दवाइयां लाने में? टेक्नोलॉजी 1 साल के अंदर क्यों नहीं करा? देखिए टेक्नोलॉजी का उभार है। हम आजादी के 73वें साल में हैं और जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो आजादी मिले हुए 1 दिन हुआ था। देखो हमारे पास जब ये आपदा आई थी ना हम पे मास्क की तैयारी थी, ना हम पे पूरे कपड़े थे जो इस पर यूज होते हैं, पीपी किट, ना कुछ। हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, कुछ नहीं बनाते थे। पर 1 साल के अंदर इस बीमारी में हमारे पीपी किट भी बनी, हमें मास्क भी बने, सैनिटाइजर भी हुआ। कहीं ना कहीं अब इसी चीज पे बात करते हैं। आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की। लगातार आपकी पार्टी पे एक बहुत बड़ा आरोप है जिसको लेके दिल्ली के अंदर पोस्टर वॉर भी हुआ। हालांकि ये पोस्टर वॉर नहीं होना चाहिए था। आपके ऊपर आरोप है कि आपने दिल्ली भारत के बच्चों की वैक्सीन विदेश में बेच दी। क्यों? मैं आपको बता दूं, अभी मार्च में दिल्ली विधानसभा का बजट आया। बजट में 50 करोड़ रुपए इन्होंने पेश करे कि हम 50 करोड़ रुपए की वैक्सीन लगाएंगे। जबकि जब आप दिल्ली की 2.5 करोड़ और 2 से 2.5 करोड़ आबादी को वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं, आप 50 करोड़ बजट रखते हैं और अपने प्रचार में आप 2000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। केजरीवाल जी को चमकाने में, झूठे मॉडल को चमकाने में 2000 करोड़ रुपए लगा लेते हैं। पर आप जब दिल्ली के बच्चों का सवाल था, जब दिल्ली के बुजुर्गों का सवाल था, आप 50 करोड़ का बजट रख रहे हैं। जबकि 50 करोड़ के बजट से सिर्फ 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। जब जनवरी में आपसे ऑर्डर मांगा तो आपने ऑर्डर दिया नहीं। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अजीब बातें कर रहे थे। पर आज जब वैक्सीन पूरे देश में सिस्टम से जा रही है, सिस्टम बना हुआ है उसका, और उसमें आप रोज नया ये सिस्टम बना हुआ है कि केंद्र सरकार कह रही है ग्लोबल टेंडर निकाल लो। अब ये समझिए इंडिया ने आज तक विदेश में जब भी रिलेशंस बनाए हैं एज अ नेशन रिलेशन बनाए हैं, आपने ये काम नहीं किया कि आपने बोल दिया मध्य प्रदेश एज अ स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, दिल्ली एज अ स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। क्या इसी चीज़ के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी 3000 करोड़ की मूर्ति आपकी सरकार ने बनाई है, भारत को एकीकृत किया था? नहीं, देखो मूर्ति बनाई तो उस मूर्ति से रोजगार भी मिला ना लोगों को, टूरिस्ट मिला। आज बात नहीं कर रहा मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मंशा के ऊपर बात कर रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को एक किया। बिल्कुल और मोदी तोड़ रहे हैं। नहीं, मोदी जी बिल्कुल एक कर रहे हैं। आप तोड़ने के बताइए। ग्लोबल टेंडर निकालने के लिए आपने स्टेट्स को भेज दिया है, तो स्टेट्स अब आपस में कंपटीशन करेंगे। नहीं, ओपन मार्केट में जाके तो देश टूटा ना। स्टेट ने क्या कहा कि हमको छोड़ दो। मोदी जी जब पहली बार जब कोरोना आया तो मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया केंद्र से, तो ये स्टेट चलाने लग गए, नहीं जी तानाशाही है जी, डिक्टेटरशिप, जहां तक आपने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। पिछले वर्ष अरविंद केजरीवाल उन नेताओं में से थे जिन्होंने आपके इस फैसले का स्वागत किया था। कई लोगों ने विरोध किया, पर आज जब मोदी जी मना कर रहे हैं कि लॉकडाउन कोई समस्या का हल नहीं है, तो आज आपने लॉकडाउन लगा दिया। मतलब आज जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है जो देने के लिए तैयार है दिल्ली में वैक्सीन, आप उनसे बात नहीं कर रहे। जिन पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जिन पे नहीं है, उनके लिए बार बार बोल रहे हैं। वहां से 2 जी, वहां से 2 मुख्यमंत्री, सिसोदिया जी बार बार कहते हैं जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है आपसे बात करने के लिए तैयार है। आपको कोवैक्सीन के बारे में मनीष सिसोदिया ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने बोल दिया है कि हम 18 से 45 वर्ष के लिए आपको वैक्सीन नहीं देंगे, हमारे पास आपूर्ति नहीं है। क्योंकि कोवैक्सीन भारत सरकार भारत बायोटेक के अंदर आती है। कोविशील्ड की फिर भी चीजें आ रही हैं।
इसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। देखिए मैक्सिमम जो वैक्सीन हैं विदेश की, चाहे J&J की हो, चाहे वो रशियन वैक्सीन हो, चाहे वो अमेरिकन वैक्सीन हो, आपने उनको मान्यता ही नहीं दे रखी। जब एज अ सेंटर आप मान्यता नहीं देंगी तो एज अ स्टेट वो वैक्सीन कैसे खरीदे जाएगी? देखो मैं आपको फिर बता दूंगा, ये वैज्ञानिकों ने बड़े रिसर्च के बाद ही चीजें बनी होती है और इसके लिए बड़ा बड़ा मतलब कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, एकदम इसका डिस्क्लोज केंद्र सरकार भी नहीं कर सकती, कई चीजें इसमें होती है। आप क्या इनकी ये कहते हैं जैसे कोई सब्जी थोड़ी है जिसका फॉर्मूला किसी को भी दे दो, जैसे जैसे फॉर्मूले की बात अभी आपने देखा होगा सिसोदिया ने फॉर्मूला कह रहे कि फॉर्मूला आप सार्वजनिक कर दो। क्या आप दूसरा वुहान बनाना चाहते हैं कि दूसरा वुहान बन जाए, हम सार्वजनिक कर दें? मतलब हमारे कई वर्षों की जो रिसर्च है, 1.5 साल की रिसर्च जो हमारे वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च बनाई है, उसको आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक कर दो। अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर अब थोड़े समाधान की तरफ लौटते हैं। दिल्ली के अंदर वैक्सीन की शॉर्टेज हमें कब तक देखने को मिलेगी और कब से ये खत्म होगा? देखो आप नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखें। मोदी जी ने जब जो चीज कही वो हुई है। मोदी जी ने कहा कि हम दिसंबर तक देश की पूरी संख्या को हम वैक्सीन लगा देंगे। आपको अपने पीएम पे भरोसा ही नहीं है। आप पीएम की आप कभी सिंगापुर की बात ले आते हैं, आप कह रहे हैं कि स्टेन आ रहा है। मतलब आप देश को किस दिशा में डालना चाहते हैं? आप देश को क्या देश की बदनामी करना चाहते हैं? आप कभी कहते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत लाओ, कभी कहते हो दिल्ली में वाटला एनकाउंटर था वो फर्जी था। मतलब आप क्यों देश की बदनामी कराते हो? आप सिंगापुर हमारा मैत्रीपूर्ण देश है जिससे हमारे संबंध अच्छे हैं, उससे आप हमारे संबंध बिगाड़ रहे हो। चीज के लिए तो फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया कि मिस्टर केजरीवाल कहीं ना कहीं फॉर इंडिया। दिसंबर के महीने में हमारी सरकार ने, आपने वैक्सीन लगवा लिया? मैंने लगा लिया जी, दोनों डोज। मेरा अभी पहला डोज में 45 से नीचे था। हाँ, पहले डोज के बाद आप ये बताइए कि क्या बुखार वगैरह कुछ आया था? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। थोड़ा 2-3 दिन पेन रहा शरीर में और बिल्कुल फिट है। मैं आमतौर पर ये सवाल इसलिए पूछता हूँ क्योंकि पब्लिक आज भी बहुत ज़्यादा जो है हेजिटेट करती है वैक्सीन लगवाने में। कल ही मैं पढ़ रहा था, आप ही के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उनके गाँव में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। कह रहे हैं कि लाख रुपए दो तब वैक्सीन लगवाएंगे अगर कुछ हो गया तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है वो सामने आके ये बताएं कि हमें कुछ नहीं हुआ है। देखो वैक्सीन दिल्ली देश में बहुत करोड़ों लोगों लगी है और अभी तक उसका रिसर्च हुआ कि उसमें से बहुत कम लोग को कोविड हुआ, बहुत कम लोग मरे, बहुत ना के बराबर। वैक्सीन ही एक है ना, तो वैक्सीन से आपकी जान की पूरी गारंटी है, आपको कुछ होना नहीं है। और मुझे लगता है कि पूरे देश वालों को लगाना चाहिए और ये एक इसी से हम वैक्सीन लगा के हम लड़ सकते हैं कोविड से और यही हमें बचाएगी। अच्छा अंतिम सवाल लेता हूँ मैं आपसे। जल्द से जल्द हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर जो है वैक्सीनेशन ड्राइव ढंग से शुरू हो। क्या आपको लगता नहीं कि जब वैक्सीन्स की आपूर्ति हमारे पास सुनिश्चित मात्रा में हो जाए तो उसके बाद एक रैपिड तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए? क्या आपकी सरकार इस बारे में कुछ सोच रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सोच रही है और हम लोग इसके लिए पूरी तैयारी है। हमारी हर तरीके से तैयारी है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं होने वाली आने वाले समय में और सरकार बिल्कुल लगी हुई है इसमें, रात दिन काम चल रहा है और इसके लिए अलग टीम बनाई है जो देश की पूरी वैक्सीन का काम देख रही है, वो अलग टीम बनी हुई है, उसके हिसाब से काम हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 4 दिन में दिल्ली में स्मूथ हो जाएगा और दिल्ली में करीबन 50 से 60 लाख वैक्सीन दे चुके हैं और धीरे धीरे होगा। ये पैनिक करने वाली बात है ना। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको हर चीज में ठीकरा फोड़ना है केंद्र पे, आप अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर नहीं रहे। आपने जब लोग मर रहे थे आपने आईसीयू बेड की व्यवस्था करी नहीं, आपने वेंटिलेटर की व्यवस्था करी नहीं, आपने एम्बुलेंस की व्यवस्था करी नहीं, ठीक है। अब जब ठीकरा फोड़ दिया आपने केंद्र पे, भाई दिल्ली में आप राज कर रहे हो, आपको चुनाव जिता के भेजा है, मैंडेट दिया है, बहुमत दिया है, तो आपकी भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है दिल्ली में काम करने की। पर आप वो करोगे नहीं और ठीक रहा, हर तीसरे घंटे में आप टीवी में आ गए अपना चेहरा चमकाओगे, धरातल में आती ही नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि दिल्ली अगर दूसरे वेव से बाहर निकल रही है तो अब हम तीसरे वेव की तैयारी करें और तीसरे वेव में इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो गलतियाँ हमसे दूसरे वेव में हुई है वो ना हो। याद रखिए ये दुनिया तभी आगे बढ़ेगी, ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब इस देश का हेल्थ केयर सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे बढ़िया रहेगा और वो ज़मीन पे दिखना भी चाहिए, वो कागज़ों में नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि हमने मोहल्ला क्लिनिक्स बहुत बनवाए लेकिन आपदा के वक्त वो सिर्फ बंद दिखे। दिल्ली सरकार के अंदर भी बहुत सारी डिस्पेंसरीज़ हैं, निगम के अंदर भी बहुत सारी डिस्पेंसरीज़ हैं, लेकिन वो इस वक्त काम नहीं आए। इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ हम बनाए, जिस चीज़ का हम निर्माण करें, वो ज़मीन पे हो, वो बेहतर हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।